अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं अवामी मसाइल के हवाले से। एक आम आदमी के मामलात पर गुफ्तगू होती है, जो मसाइल उसको दरपेश हैं, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के जरिए उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और जैसे मैं पिछले कई प्रोग्राम्स में ये बात दोहरा चुका हूँ कि आजकल जो मौजूद गुफ्तगू वो सियासत है, तो उसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जा रही है। आपके पैगामात मौसूल हो रहे हैं, बहुत सारे पैगामात मेरे पास मौजूद हैं जिसमें बहुत सारे मसाइल की निशानदेही की गई है। और हर बार ये बात कहता हूँ कि कोशिश यही होती है कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। मसाइल क्योंकि सबके यकसा हैं, यही जो एक आम आदमी के मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, उसमें हम उलझ कर रह गए हैं और न चाहते हुए भी ये बात बार बार दोहरानी पड़ती है कि जो शहर कराची है वहाँ शायद जो मसाइल हैं वो निस्बतन दीगर इलाकों से बहुत ज़्यादा हैं। और जो यहाँ के बासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, वो यकीनन इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर वो मसाइल पाए जाते हैं जो शायद और दीगर शहरों में ना पाए जाते हों। तो बहरहाल कोशिश यही करते हैं कि सारे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। और फिर ये कि जो समाजी मामलात हैं जिसके ऊपर हम अक्सर व बेशतर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, उसमें देखने वाले बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और वो ये चाहते हैं कि ये जो समाजी नौइयत के मामलात हैं जिसको आप अक्सर प्रोग्राम में मौजूद गुफ्तगू बनाते हैं, इसके ऊपर ज़रूर बात किया करें। तो यही हमारी कोशिश होती है कि सियासत के ऊपर भी अगर बात की जाए तो ये जो पूरा पाकिस्तान का जो एक सियासी कल्चर है इसको मौजूद गुफ्तगू बनाया जाए और सिर्फ ऐसा ना किया जाए जो अमूमन हम दीगर प्रोग्राम्स में देखते हैं, वो जो इल्ज़ामात का सिलसिला चलता है। अक्सर रात गए प्रोग्राम्स में ये बात हम देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, माजी के हवाले देना, और ये सब चलता रहता है। बहरहाल जी इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है, इसलिए आपको ये तमाम मामलात दिखाए जाते हैं। और साथ साथ ये कि कुछ क्रिकेट के इस वक्त वर्ल्ड कप के हवाले से गुजारिशात हैं। अब क्रिकेट में तो क्योंकि हमारी दिलचस्पी नहीं है, ना हम क्रिकेट जानते हैं ना समझते हैं, तो उसके ऊपर क्या बात करें। तो बहरहाल कोशिश करेंगे आगे कभी अगर मौका मिला तो क्रिकेट से जुड़े जो मामलात हैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू कर लें। ख़बर ये है कि गुज़िश्ता रोज़ पता ये चला कि पाकिस्तानी टीम जो है वो कोई T20 वर्ल्ड कप गालिबन हो रहा है, उसका जो सेमीफाइनल है वो जीतने में कामयाब हो गई है। तो बहरहाल उस हवाले से भी लोगों ने कहा कि ज़रूर बात करें। तो यकीनन इसके बारे में जब जान लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो ज़रूर इंशाअल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो आज सुबह के वक्त जो है वो सियासी नौइयत के मामला, जैसे मैंने कहा, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और फिर ये है कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अभी तक कोई मामला जो है वो नहीं तय पाया है और इसी के हवाले से लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। और अगर ये इंतखाबात हो भी जाते हैं तो सवाल फिर वही है कि बग़ैर इख्तियारात के कोई भी हुकूमत कैसे डिलीवर कर सकेगी। और ये ख़ास तौर पे जो बुनियादी मसाइल जिनका तस्करा होता है, पानी का, टूटी हुई सड़कों का, जो अल्हम्दुलिल्लाह जा बजा आपको नज़र आती हैं, और वो जो ज़ेर तामीर सड़कें हैं वो पहले से ही काम मुकम्मल होने से पहले ही टूट फूट का दोबारा से शिकार हो गई। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और चल रहा है, आप देख रहे हैं, आपके सामने सारी सूरत हाल। तो बहरहाल इन तमाम मामलात पे कोशिश करेंगे कि सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। पहले मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर जनाब गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, आपका ताल्लुक़ पाक सरज़मीन पार्टी से है, मरकज़ी रहनुमा है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़े साफ़ अल्फाज में, और मुख्तलिफ़ मामलात पर उनसे हमारी गुफ्तगू रहती है। आज एक दफ़ा फिर मदऊ कर रखा है गुलबर्दक साहब को, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश गुलबर्दक साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। गुलबर्दक साहब, अब जैसे मैंने कहा कि वो जो इल्ज़ामात की सियासत है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना, ये सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन हकीकतन क्या हो रहा है, जो सियासी कारकुनान हैं क्या सोचते हैं, क्या तरबियत की जा रही है, क्या कुछ जो उनके लीडरान हैं, कायदीन हैं, उनकी जानिब से बताया जा रहा है। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में हो रहा है एहतिजाज के नाम पर, उससे बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ़ में मुब्तला हैं
اور وہاں سے جو پیغامات موصول ہوئے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی بات کی جائے کہ یہ جو سیاسی تربیت کی جاتی ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. کیا ذہن سازی ہو رہی ہے, کیا سکھایا جا رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے, فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت مہربانی یاسر بھائی. سب سے پہلے میں آپ کی ٹیم کا اور چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خاص کر مڈل کلاس لوگوں کی اور کراچی کی عوام کی, بالخصوص پاکستان کی 22-23 کروڑ عوام کی آپ آواز بلند کرنا چاہتے ہو اور اقوام بالا تک پہنچا رہے ہو. دیکھیں یاسر بھائی, تقریباً 20 سال سے 2000 کے بعد, سن 2000 کے بعد دنیا میں بہت چینجنگ آئی ہے, خاص کر ایشیا میں, یہاں پہ اس علاقے میں. تقریباً 20 سال 22 سال سے سن رہے کہ ہر چینل پر, ہر فٹ پاتھ پہ, ہر گلی میں لوگ مڈل کلاس غریب لوگوں کی آواز بن کر کے آگے جا رہے ہیں. دیکھو آپ دیکھیں فرعون کا جو قبیلہ تھا, اس میں فرعون تو کافر تھا, مشرک تھا, اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, لیکن ان کے جو عوام تھے, ان کو جو ماننے والا تھا, قصور تو ان میں تھا سارا. اللہ نے تو عذاب انہی کے اوپر لایا. بالکل ٹھیک. اور آپ دیکھو پیغمبروں کی جتنی تاریخ دیکھو تو جو کفار کو مانتے تھے, جو غیر مسلم کو مانتے تھے, اس کو جو تسلیم کرتے تھے, تو وہ جو تھے وہ ان کی سب قصور ان میں تھا, عوام میں تھا. جی. ابھی تو ہمارے اور آپ کا تو ایمان ہے کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے, اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گا, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر رسول ہے. تو اگر اور کتاب نازل ہوتا تھا تو اس میں پتہ نہیں کہ فرعونوں کے نام آ جاتے تھے, کئی نمرود کے, شہداد کے نام آ جاتے تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو خاص کر جو عوام ہے وہ ایک بندے کے جھوٹے دعوے پر, جھوٹے دعووں پہ, اور اس کو پتہ بھی ہے کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, مجھ سے 100% جھوٹ بول رہے ہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کو اور ان کی دماغوں کو اور ان کی اصحاب کو اتنا مجذوب کیا ہوا ہے کہ ان کے پیچھے ہٹنے کے بجائے ان کو کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا تباہی یہ ہوا, ہمارے جو سیاسی رخ ہے وہ تو ایک طرف, دوسرا طرف یہ ہوا کہ اب ہر گھر میں ماں باپ کے بیچ میں, بھائیوں کے بیچ میں, کزن کے بیچ میں اتنا کمپٹیشن پیدا ہو گیا کہ جی یہ تو فلانے پارٹی میں ہے, میں نے اس کو ماننا ہے, میں نے اس کو ماننا ہے. ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا, ہمارے خاندانوں کو اجاڑ دیا. اور ملک کے جو ہمارے جو کرپٹ سیاستدان ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ ہمارے اس کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کی سب جو مین وجہ ہے, جو اس میں خاص جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بنیادی طور پر اس چیز سے غافل نہیں ہوئے کہ ہم لوگ ایک بد کردار آدمی کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ان کو اپنا آقا بنا لیتے ہیں, اور ان کی جگہ پہ ہم لوگ کسی کے ساتھ دلائل بول دیتے ہیں, تو ہمارے معاشرہ پھر, ہماری سیاست, ہمارے معاشرہ, ہمارے جو بلدیاتی انتخابات, سب کچھ آپ اس میں ڈال کر کے نا وہ اسی زمرے میں آ جاتا ہے. ان لوگوں کی وجہ سے, ان لوگوں ہمارے اپنے غفلت کی وجہ سے کہ ہم لوگ ایک غلط آدمی کے پیچھے لبیک کہتے ہیں, لبیک کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارے معاشرہ تباہ ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ذہنوں پہ پردے ڈال دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے یہ اندھی تقلید کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے, چاہے وہ حق بات ہو چاہے غلط بات ہو, ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں پہلے رکوع میں ایک آیات ہے, وہ تو کافروں کے لیے ہے, میں تو آیت وہ کر رہا ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ختم, اس کا مفہوم ہے کہ میں نے مہر لگا دی, علی قلوبہم ان کی دلوں پر, وعلی سمعہم ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم ان کے انکوں پر, غشاوۃ میں نے پردے ڈال دیے, ولہم عذاب عظیم ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. دیکھو ہم علم اسی لیے فرض کیا گیا ہوا ہے انسان کے اوپر کہ آپ علم سیکھو تاکہ آپ کو اچھے اور برے کا تمیز ہوئے, آپ کو حلال اور حرام کی تمیز ہوئے. ہمیں اس کو جہاد کہتے ہیں. اگر اب دیکھا جائے ڈیموکریسی میں
جو خاص کر جو 4 شعبے، جو 4 ستون ہے، جی مطلب آپ قائد دلیہ ہو گیا، افسر شاہی ہو گیا، آپ کے پولیٹیکل ورک ہو گیا، قومی صوبائی اسمبلی ہو گیا، آپ کے جو ادارے ہو گئے، یہ خدمت خلق کرنے کے لیے 4 ستون پہ آپ کی جمہوریت کھڑے رہتے ہیں. جی تو اس کے لیے آپ کو وہ کرنا چاہیے، یہ آپ کے نمائندے اس کو وہ کرنا چاہیے کہ آپ کو جمہوری حقوق دے، انسانیت کے حقوق دے. تو اس کے ذمہ دار میں تو خود بذات خود میں سمجھتا ہوں، ہماری پارٹی کا سوچ بھی یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ سب سے پہلے انسان بننا ہے، پھر اس کے بعد مسلمان بننا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے پاکستانی بننا ہے، پھر میں نے فیصلہ کرنا ہے. بہت خوب. ہاں، اگر یہ 3 چیزیں ہمارے اندر نہ ہوئے تو بھائی ہمارے سیاست، ہمارے پولیٹیکل ورک، ہمارے جدوجہد سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے. ابھی آپ مجھے کوئی غلط راستے پہ لگا لیتے ہیں، کوئی مجھے کہتا ہے کہ بھائی آپ نے سیوریج لائن میں گھسنا ہے، اس گندے پانی میں آپ نے جانا ہے، وہاں سے نکلنا ہے. میں نے اس کو کہا ہے کہ لبیک ٹھیک ہے، بالکل میں کروں گا. بالکل یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم لوگ اس لکیر کے فقیر لوگ ہیں اکثر. ایسا ہی ہے، لکیر کے فقیر واقع ہوئے ہیں. بات تو بڑی تلخ ہے، لیکن اب یہ کہ صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے. بہرحال اب یہ معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے گلبردک بھائی نے ابھی بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور بڑی معقول بات کی ہے کہ پہلے ایک اچھا انسان بننا ہے، اس کے بعد ایک اچھا مسلمان بننا ہے، اور اس کے بعد پھر معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ایک اور ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، ہمارے بڑے خاص، بڑے معزز ظفر خان صاحب. بڑا اچھا تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں، آج صبح کے وقت یہاں پر موجود ہیں. انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش ظفر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے جو گفتگو ابھی موصوف نے کی ہے، بڑی اچھی گفتگو کی ہے، بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے. لیکن کیا واقعتاً یہ ہو رہا ہے جو سیاسی تربیت کا ایک مرحلہ تھا وہ طے کیے بغیر سیاسی جماعتوں کا حصہ بننا، اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے جس کے اوپر ابھی سوالات اٹھ رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنان جو ہیں وہ سڑکوں پر موجود ہیں، اور قطع نظر اس کے کہ لوگ اس وقت کس قدر تکلیف اور پریشانی میں ہے، اس وقت بدترین معاشی بحران سا نظر آتا ہے، لوگوں کا معیار زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے. اور پھر یہ دھرنے، ہڑتالیں کیا اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے. اور جو صحت مند معاشرے نہیں ہوتے وہاں پر تو یہ بہت چیزیں مہلک ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں تو یہ اکثر معاملات ٹکراؤ کی طرف جاتے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے گفتگو کی جائے کہ ابھی تربیت سازی، جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ پہلے جو کارکنان ہیں ان کی تربیت سازی ہو، اس کے بعد عملی سیاست کا حصہ وہ بنے. اب اس کا طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی تعلیمی ادارے، درسگاہ جہاں پہ تربیت بھی دی جاتی ہے وہاں پر یہ معاملات سکھائے جاتے اور پھر عملی سیاست کی طرف جو ہے ان کو روانہ کیا جاتا. کیا صورتحال سمجھ میں آتی ہے؟ ظفر بھائی ذرا اس کا تجزیہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، جو سوال آپ نے کیا ہے، دیکھیں اس وقت واقعتاً ملک کی جو صورتحال ہے وہ تو دن بدن جو ہے وہ ابتری کی جانب ہے، معاشی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی، امن و امان کے لحاظ سے بھی. اور ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ پیس ہو، امن ہو، اور بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہ جو سروے کرایا ہے، خود جو پی ٹی آئی کی طرف سے غالباً وہ سروے ہوا ہے، اس کا بھی جو رزلٹ آیا ہے وہ رزلٹ یہ آیا ہے کہ ملک کی 63% عوام نے الیکشن کا تو مطالبہ کیا ہے فوری، لیکن ساتھ ہی ان لوگوں نے اس میں سے 59% لوگوں نے یعنی یہ بھی ساتھ مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو دھرنے اور یہ جو احتجاج اور یہ جو مارچ جو ہے اس سب کو ختم کیا جائے. اس سے جو ہے وہ ملک کو اور عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے خاصا نقصان ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی. تو یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف جہاں وہ نئے الیکشن کو جو ہے وہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، ساتھ ہی وہ امن امان کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ بند ہونا چاہیے. دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ایک طرف جو ہے وہ 13 جماعتی اتحاد ہے اور ایک طرف وہ اکیلے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے جس طرح سے ضمنی الیکشن جیتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو الیکشن والا جو معاملہ ہے، یعنی اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں رہ گیا. یہ یعنی وہی
6-8 महीनों की बात है इधर या उधर, तो अब उसकी बुनियाद के ऊपर पूरे मुल्क को जाम करना या पूरे मुल्क के अंदर अमन अमान का मसला पैदा करना, तो अवाम इसको भी पसंद नहीं कर रही और अवाम को ही इससे परेशानी है। और वही अवाम जो यानी एक तरफ उनकी हिमायत कर रही है, शायद उनको वो वोट डालने वाले भी बड़ी तादाद शामिल है, वही लोग जो है वो इससे जो है वो इसको लाइक नहीं कर रहे और इसकी वजह से परेशान हैं और इसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि ये सिलसिला ख़त्म हो। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ मसला क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ ये जो है वो मुल्क और कौम से ज़्यादा ये अनाओं की जंग है। बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा। ये जो है ना वो अना का मसला बनाया हुआ है। एक नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे, अगर वो अपोजिशन में होते तो वो कहते फौरी इलेक्शन कराओ। बिल्कुल ठीक है। अब वो इख्तिदार में आ गए तो वो कहते हैं कि नहीं इलेक्शन नहीं होंगे, वो आखिरी दिन, आखिरी टाइम और आखिरी लम्हात तक वो इसको अवेल करना चाहते हैं और उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ टाइम लेने के लिए कुछ इक़दाम और कुछ कोशिशें करें। बिल्कुल ऐसा ही। खान साहब और उनकी पार्टी इख्तिदार से बाहर आ गई तो वो कहती है फौरी इलेक्शन कराओ। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब की तरफ से ये भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह की तरफ से, अदालत उज़्मा और अदालत आलिया वगैरह की तरफ से कहने के बावजूद भी वो जो है वो इलेक्शन जीत भी रहे हैं लेकिन असेंबलियों में जाने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन भी लड़ रहे हैं जी, यानी ये कि फिर इलेक्शन का बाइकाट हो। बिल्कुल ठीक है। भाई जब हमें असेंबली में जाना ही नहीं है बिल्कुल, तो इस सारे एक्सरसाइज की क्या जरूरत नहीं। लेकिन ये है कि वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और उसके बाद जो उनके अरकान असेंबली हैं, हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन जो हो उसके अंदर आपको 2/3 अक्सरियत मिल जाए और ये भी हो सकता है कि अभी जितनी सीटें वो भी ना मिले, उससे कम हो जाए। तो इसलिए आप कोई दरमियान का रास्ता तो ऐसा निकाल कर जो है ना, देखें ये बातचीत और मुज़ाकरात ही मसले का हल है। इसमें हुकूमत को भी अपनी आना खत्म करनी पड़ेगी, उसमें खान साहब को भी अपनी आना जो है वो खत्म करनी पड़ेगी। सदर मुमलिकत जो है वो खुद इस बात को बारहा कह चुके हैं, उसके बावजूद भी जो है ये मसला हल नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। एक बात तो ये दूसरी तरफ ये है कि जो भी यानी खान साहब पर जो अटैक हुआ उसकी हर तबके ने, माशरे के हर फर्द ने, हर सियासी जमात ने इसकी मजम्मत की है और इस मुल्क के अंदर हम इस तरह की चीज़ों के कतन मुतहम्मिल नहीं हो सकते और जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन खान साहब भी इसमें भी जो है वो फिर वो और जो है वो आगे जाकर इसमें इदारों को भी जो है वो खींच लेते हैं और घसीट लेते हैं। शिकायत तो शायद दूसरी पार्टियों को भी हो लेकिन उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया इस तरह से जो है वो। अब आप जो है वो अपने बस उस पर भी जो है वो फिर आप जो है वो आपने जो कह दिया बस वो फिर कह दिया आपने, फिर उसमें से आप कुछ भी वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा क्या हुआ कि खान साहब की पंजाब हुकूमत है, उस पंजाब हुकूमत के बावजूद उस पंजाब हुकूमत के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो आपके अपने ही इत्तेहादी हैं, लेकिन उन्होंने भी इस मामले में आपसे इख्तलाफ किया और नतीजा ये हुआ कि आपकी FIR जो है वो 4 दिन तक तो कट ही नहीं सकी। फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर वो कटी तो सही, लेकिन जो है फिर वो भी इस तरह की कि आप खुद भी मुतमईन नहीं है। तो आपको भी जो है वो एक इस तरह का बैलेंस मामला रखना चाहिए था कि नहीं, जिसके नतीजे में आप जो है इस सियासी लड़ाई को सियासी मैदान में लड़े, इस लड़ाई को उस तरफ ना ले जाएं कि जिसके नतीजे में जो है ना वो दुश्मन मुल्क जो है और जो है वो दुश्मन कुव्वतें जो है पाकिस्तान की वो खुश हों और वो बोलें कि वेल डन भाई ये तो आपने बड़ा काम किया है और आप जो है उसी की बुनियाद के ऊपर आप भी वो हो रहे होंगे जैसे वाकई मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है ना। तो देखिए असल बात ये है कि इस मुल्क के अंदर हम बहुत सारे इस तरह की सियासी जमातें जो है वो अगर शऊर का मुजाहरा करती तो आज ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। हमारे यहाँ की जो भी अशराफिया है, तबका अशराफिया जो है वो आप ये देखें कि वो तो पूरे तरीके से जो है वो माली लिहाज से मजबूत तर होता जा रहा है और ये गरीब आवाम जो है वो यानी कमजोर से कमजोर तर और पिसते चले जा रहे हैं, उनकी तो चीखें निकल रही हैं। लेकिन इशू इस वक्त भी जो सियासी लड़ाई है उसमें ये इशू है ही नहीं। महंगाई जो है वो तो ये कि ये कहते हैं कि पहले वालों ने की, वो कहते हैं कि से पहले वालों ने की, यानी यही सिलसिला चल रहा है ना कि एक दूसरे पे डाल रहे हैं। लेकिन इस महंगाई को खत्म करने के लिए जो जरूरी इक़दाम होने चाहिए वो नजर नहीं आ रहे। आपने जो बात की कि भाई सियासी कारकुन बाशऊर हो और ये हो, तो पास पार्टियां तो वाकईतन इसके लिए जो है
यानी कोशिशें भी कर रही हैं, एफर्ट्स भी करती हैं, लेकिन बेशतर जी और जो है ना उसमें ये वैसे इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन या कोई तरबियत गाह जो है ना वो उससे ये चीजें नहीं सीखी जाती। बिल्कुल ठीक है। ये तो जो है वो वक्त और हालात और जो मामलात है ना, यानी तजर्बे से ये सारी चीजें आती हैं। उसमें सियासी कारकुन को भी हमारे वाक़तन शऊर का मुजाहरा करना चाहिए। सियासी जमातों को भी अपने कारकुनों की इस हवाले से तरबियत करनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ अब ये जो एक गालम गलोच और एक दूसरे को दशनाम तराजी का जो कल्चर जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है, ये मुल्क के लिए भी और सियासत के लिए, सियासी कारकुनों के लिए, सियासी जमातों के लिए, सबके लिए खतरनाक है। बिल्कुल ऐसा ही। और ये इस चीज़ को अंदाज़ा थोड़ी देर से होगा कि ज़हर कातिल का जो है वो काम करेगा, और अभी शायद ये इस चीज़ को ना समझ सकें, लेकिन ये वो वक्त करीब आ चुका है कि वो मामला जो है वो हाथ से निकल गया। बहरहाल इसमें बहुत सारी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना पड़ता है, तहज़ीब का दामन नहीं छोड़ना, ये समझाने की कोशिश की जा रही है और इसकी क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, इसके ऊपर भी अभी गुफ्तगू करेंगे। ये तरबियत साजी का जो मरहला है ये क्योंकि मुकम्मल नहीं हुआ, इस वजह से ये जो सारे मामलात हैं वो हमारे सामने। और फिर जो आम इंतखाबात की बात अभी की है, गुफ्त शनीद की बात हुई है, मामले को अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए हल करने की बात हो रही है, ये जो सियासी फ़हम है ये यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा और ये वक्त की ज़रूरत है। अब इस बात पे क्यों ज़ोर दिया जा रहा है ये ज़रा समझ लीजिए, इसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर आ गई है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। और जैसे मैंने इब्तिदाइया में अर्ज़ किया, कोशिश ये होती है कि हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की जाए, मामलात को समझने की कोशिश की जाए। और इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इसके ऊपर मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो स्टूडियोज़ में यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, तबसरा किया है। और सियासी कारकुनान की जो तरबियत के हवाले से बात हो रही थी उसके ऊपर अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू हुई, और इसको कैसे इस सूरत हाल में तब्दीली लाई जा सकती है इसके ऊपर कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी। और ये मामला अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए कैसे हल किया जाए, और ख़ास तौर पे जो आम इंतख़ाबात के इनेक़ाद के हवाले से जो इस वक्त सियासी कशीदगी पाई जाती है, कैसे इसको दूर किया जाए, क्या वाक़तन ये मसाइल का हल है कि एहतिजाज का रास्ता इख्तियार किया जाए और उसके बाद ये जो एहतिजाज है वो मायने ख़ेज़ साबित हो। क्योंकि माज़ी करीब में कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है, चंद एक तो मिसाल यकीनन ऐसी हैं जिसके ऊपर कुछ सियासी जमातों ने कुछ मामलात के ऊपर जब स्टैंड लिया और एक पुरअमन एहतिजाज किया तो वो यकीनन मायने ख़ेज़ साबित हुए। और साथ में ये बात भी समझने की है कि ये जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ के आइन के हम पाबंद हैं, कानून के पाबंद हैं, उसके मुताबिक यहाँ पर आपको एहतिजाज का हक़ हासिल है, क्योंकि समझा ये जाता है, ख्याल ये है कि ये एक जमहूरी मुल्क है, तो वहाँ पर ये जमहूरी रास्ता जो है वो आपके पास मौजूद है। इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे मज़ीद। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ पर गुलबर्दक साहब पाक सरज़मीन पार्टी से, ज़फ़र खान साहब एक तज्ज़ियाकार हैं, और असरार अब्बासी साहब टेलीफोन लाइन पर कुछ देर बाद गालिबन हमारे साथ मौजूद होंगे। तो अगर उन्होंने लाइन पे हमें ज्वाइन कर लिया है तो उनको भी अच्छा भी नहीं है, कुछ देर बाद होंगे, तो इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो गुलबर्दक साहब की तरफ मैं वापस आऊँगा, और यहाँ पर अभी आपने गुफ्तगू सुनी है, मामले को गुफ्तगू के ज़रिए हल किया जाए कि ये जो अभी मरहला जिसकी आपने निशानदेही की कुछ देर पहले कि जो मजहबी रुझान है इसको बढ़ाया जाए ताकि मामला जो हैं वो दीगर समझ में आ सकें, जिसका बेड़ा भी आपकी पार्टी के सरबराह ने उठाया। और ये बड़ी खुशाइन बात है, मैं इसको सराहता हूँ कि इसको सराहे जाने की ज़रूरत भी है कि ये मामला जो हैं जब समझ में आएंगे तो फिर ये सियासी मामलात खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर एक बात हमेशा करता हूँ कि अब ये जो सियासी माहौल है, ये जो सियासी कल्चर है, ये जो जमहूर है, इसको बात समझाने के लिए इक़्तिदार में आना ज़रूरी है। मान लीजिए कि इक़्तिदार में नहीं आते तो ये बात कैसे लोगों तक पहुँचाएंगे, कैसे अपना पैगाम आम करेंगे, फरमाइए। देखिए ऐसर भाई, मुझे तो अक्सर बातों पे आंसी आता है और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता हूँ। दुनिया में हर जगह पे एक जमहूरी निज़ाम चल रहा है, बेशतर मुल्कों में जमहूरी निज़ाम चल रहा है, और कुछ मुल्कों में शायद कोई दूसरा मार्शल की निज़ाम हो या कुछ दूसरे वो उनके अपने सिस्टम होते हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे बच्चा। हाँ, हमारे मुल्क में ये क्यों चलता है? कारकुन भी जुटा,
लीडर भी झूठा, और यहाँ पर जो मतलब मैं नाम लेता जाओ जिस जिस पोस्ट पे, अक्सर पोस्टों पे, ये क्यों क्यों टेढ़े है, सिस्टम क्यों टेढ़ा है? सिस्टम क्यों टेढ़ा है? इसका वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपको जो लीड करने वाला बंदा है ना, वो सही नहीं मिला है। ठीक है, जो आपको लीड कर सके। अभी जब मैं कारकुन से मोहल्ले गली में या यूनिट में झूठ बोल करके उनको मैं मुतासिर कर रहा हूँ और उनको मैं खुश करने के लिए हद से ज्यादा झूठ बोल देता हूँ, और फिर वही कारकुन क्या मुझसे सच बोलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, वो तो भी झूठे के साथ तो फिर झूठा ही जो सा शामिल हो जाएगा, उनको उनकी दोस्ती हो जाएगी, उनकी रिश्तेदारी हो जाएगी, उनकी सियासी गठजोड़ हो जाएगी, वाबस्तगी हो जाएगी। नंबर एक, अगर यही लीडर चले जाए सूबाई असेंबली में या कौमी असेंबली में, तो क्या फिर वो सच बोलेगा? तवक्को नहीं रखी जा सकती, सवाल पैदा नहीं होता है। अच्छा, सबसे बड़ा मिसाल मैं आपको ये दे रहा हूँ कि इस हद तक झूठे कि कुरान पाक पर हाथ रख करके, हल्फ उठा करके उनके बावजूद चोर साबित हो जाता है, और वही रियासत, वही मुल्क, उसी आवाम के सामने, उस लोगों के सामने अपना वो जिसको मुंतखब कर चुका है, उनकी हक पर उन्होंने डाका डाला है, उनकी हक पर डाका डाला। जो हमारे जो सिस्टम है, जो बुनियादी सिस्टम है, ये आपको आज जैसे हमारे जो लीडरशिप पे पार्टी है, हमारे जो लीडर है, वो न हमसे झूठ बोलेगा, न जो उनके कारकुन है, न उनसे झूठ बोल सकता है। ठीक है, और जब वो आगे जाएगा, और जब भी आगे गए हैं, तो उन्होंने किसी के आंखों में आंखें डाल करके हक छीना है। आज तक डट के अपना मौका पे खड़े, एक इंच भी उसने यू टर्न नहीं लिया हुआ है, न उसने किसी बात पे किसी के साथ गठ जोड़ किया हुआ है। अगर जोड़ कर लेता था तो फिर ठीक है, तो अवामी पजीराई क्यों नहीं है? अब ये सवाल मैं भी करूंगा, लेकिन असरार अब्बासी साहब लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, मरकजी रहनुमा, और असरार भाई से जो है वो गुफ्तगू करेंगे इस मामले पर, जो खास तौर पे कुछ देर पहला मामला ज़ेर बहस था। सबसे पहले तो मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश असरार भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। माय प्लेजर यासिर। असरार भाई ये फरमाइएगा, यहाँ अभी कुछ देर पहले ये बात हो रही थी कि ये जो सियासी नौयत के मामलात और मसाइल हैं, अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए हल करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर ज़ोर दिया जाता है, लेकिन यहाँ सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ नज़र आ रही है। एहतिजाज का रास्ता इख्तियार किया गया और फिर वो एहतिजाज की शक्ल जो है वो तब्दील होती चली गई। अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ देर पहले जो मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं वो ये कहते हैं कि मुल्क जो है वो किसी तौर पर भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि किसी किस्म की मुहाज़राई की जाए, और यहाँ सूरत हाल कुछ ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है कि जिसमें बहुत सारे ऐसे हसास मामलात को भी उससे तजावुज़ कर दिया गया, उनको वो जो एक आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक सुर्ख लकीर है, उस सुर्ख निशान को भी क्रॉस कर दिया गया है, जिससे मामला बहुत ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं। अब सवाल पूछने का मकसद ये है कि ये जो मामला जितने भी इस वक्त हैं, जिसमें आम इंतखाबात की तारीख से लेकर और दीगर मामलात हैं, क्या ये मामला गुफ्तो शनीद के ज़रिए हल नहीं हो सकते? क्या कोई ऐसा रास्ता मौजूद नहीं है कि आपके पार्टी के सरबरा असम्बली के अंदर जाएं और मुतल्लिका फोरम पर इसको कानूनी और आइनी तरीके से मामलात को हल की तरफ लेकर जाएं, ताकि मुल्क जो इस बहरानी कैफियत से निकल सके? इस पर मैं आपका तजिया चाहूँगा। जी फरमाइए। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपके मेहमानों की गुफ्तगू नहीं सुनी, उनका मौक़िफ़ नहीं पता, लेकिन जो सवाल आपने मुझसे किया उसके मुताबिक मैं आपको अपनी पॉलिटिकल एनालिसिस भी दे सकता हूँ, अपनी पार्टी की पॉलिसी भी दे सकता हूँ। लेकिन अफ़हाम और तफ़हीम के लिए दो तरफा चीज़ होनी चाहिए। ठीक है। और आइन और कानून की जहाँ आप बात करते हैं, तो जो 13 जमातें इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं, वो सारी जमहूरियत की चैंपियन थी। उन्होंने इस साल इस मुल्क पर साल हुकूमत की और जमहूरियत के लंबरदार थी जी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जमहूरियत के साथ मजाक किया इस असेंबली में, जिस तरीके से लोगों को खरीद फरोख्त की मंडी लगी, वो 30 साल और 40 साल पुरानी सियासत जिसको वो एक मीसाक जमहूरियत के नाम पर दफन कर चुके थे, उस गड़े मुर्दे को उखाड़ के दोबारा उन्होंने खड़ा कर दिया। ठीक। अच्छा, अब आपके पास एज ए पॉलिटिकल पार्टी क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन ये बचता है कि आप अवाम के पास हैं। जिस दिन 2018 का इलेक्शन हुआ तो ये तमाम जमातें जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं, ये सब एक ही जो है जुमला कसती थी कि ये सिलेक्टेड हैं और ये इलेक्शन जाली हुआ है और ये हुआ और वो हुआ है और ये अवामी राय नहीं है और ये है वो है। आज
جب پی ٹی آئی نے اپنے 3-3.5 سال کی حکومت کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں وہ پرفارمنس نہیں دی جو ان کو دینی چاہیے تھی، جو ان کا مینیفیسٹو تھا پی ٹی آئی کا، یا جو کچھ بھی چیز تھی. اس کی بہت سے عوامل ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں پچھلی حکومتوں کی ناقص کارکردگی تھی، ہم بڑے برے حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی، سارا کچھ. لیکن آپ یہ دیکھیں، جب آپ حکومت سے نکلتے ہیں، یا آپ پاکستان کی بہت پرانی تاریخ کی بات میں نہیں کرتا، پچھلی 2-3 حکومتوں کی بات اگر لے لیں، تو جس گورنمنٹ نے بھی اپنے 5 سال پورے کیے، اس کو نیکسٹ الیکشن میں عوام نے رد کر دیا. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، یا ایون کاف لیگ ہو، جنہوں نے اپنے 5 سال کی ٹرم پوری کی، ان کی پرفارمنس سے لوگ اتنے ناخوش تھے کہ ان کو نیکسٹ ٹائم مینڈیٹ ہی نہیں ملا. پی ٹی آئی 3.5 سال کی حکومت کے بعد جب عوام میں گئی، تو عوام کی طرف سے جو پذیرائی ملی وہ فیبرس تھی. اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک تماچا کے طور پہ تھی جو 3.5 سال تک سلیکٹڈ کا نعرہ لگاتے تھے. آج وہ سلیکٹڈ اینڈ پیکٹڈ ہیں کہ وہ انہوں نے کس طریقے سے اس ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا، جمہوری نارمز کی بات کرتے تھے. تو آج پھر جب ہم احتجاج پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ موجودہ حکومت کو رخصت کریں اور ہمیں اقتدار دے دیں، کیونکہ ہم 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے دور حکومت میں ہم ایز اپوزیشن پارٹی ان پر تنقید کرتے تھے تو یہ ایک ہی بات کرتے تھے، دونوں حکومتیں، پیپلز پارٹی کی حکومت بھی، مسلم لیگ نون کی حکومت بھی، کہ عوام نے ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے اور 5 سال بعد ہم عوام کو جواب دیں ہیں. یہ پچھلے پروگرامز آپ پرانے ان کے نکلوا کے دیکھیں، بالکل ہماری یادداشت پارٹی ان سے بات کرتے تھے کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ایسا ہے ایسا ایسا ہے. تو یہ کہتے جی عوام نے ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے، لہٰذا عوام ہی کو ہم 5 سال بعد جواب دیں. اور جمہوریت کے اندر جب بھی کوئی گورنمنٹ ان پاپولر ہوتی ہے تو اس کے پاس سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ عوام کے پاس جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ہم نے کیا مطالبہ کیا؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمارے جو 3.5 سال سے ہمیں وہ پورے کرنے دیے جائیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی عوام کے پاس جائیں، عوام ہو سکتا ہے ان کو مینڈیٹ دے دے، عوام ہو سکتا ہے ہمیں مینڈیٹ دے دے. یہ تو پبلک رائٹ ہے نا. ہم یہ قطعاً نہیں کہہ رہے کہ اس حکومت کو ختم کر کے عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. اگر ہم یہ مطالبہ کرتے تو یہ ان لاجیکل مطالبہ ہوتا. دیکھیے آپ ایک حکومت بیٹھی اور ہم تو صرف ایک مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ 13 جماعتیں جو سالہ سال سے ملک میں حکمرانی کرتے رہے اور ہمارے 3.5 سال میں ہمارے جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم نہیں کیا، ہماری پرفارمنس کے اوپر بات کرتے رہے کہ یہ نا تجربے کار ہیں، انہوں نے ملک کو ٹھیک ڈگر پہ نہیں ڈالا. اور پھر ان کی 6 ماہ کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں کہ جو 3.5 سال میں ہم نے کچھ چیزیں سسٹین کی تھی، ان ساری چیزوں کی بربادی انہوں نے کر دی. بالکل ٹھیک ہے. اسرار بھائی، قطع کلامی کی معذرت، اسرار بھائی یہ جاننا چاہوں گا، جیسا بھی آپ نے نشاندہی کی کہ یقیناً یہ مطالبہ جائز مطالبہ ہے، ایک آئینی مطالبہ ہے، لیکن میرے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا اس میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ کیا یہ راستہ نہیں نکالا جا سکتا کہ اسمبلیوں میں جا کر، کیونکہ اس کی مدت باقی ہے، آپ کے پاس بھی نشستیں موجود ہیں، معاملے کو جو متعلقہ فورم ہے اس کے اندر بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جائے؟ کیا اس کا راستہ بالکل بند ہو چکا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ راستہ بالکل اختیار کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے؟ یاسر بہت معذرت کرتے، اسمبلی کا فورم آج جس طریقے سے بے توقیر کیا گیا ہے، آج آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین میں سے ایک کو اٹھا کے آپ نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. ان کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے کہ جس پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ منتخب ہو کے آئے تھے، آج اس سے غداری کر کے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہوئے ہیں، اور اپوزیشن اور حکومت ایک ہی طرف ہے. مطلب ایسا دیکھیں، جمہوریت کے اجزائے ترکیب میں جس طرح حکومت ضروری ہے اسی طرح اپوزیشن بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر اپوزیشن کے حکومت نہیں چل سکتی اور بغیر حکومت کے اپوزیشن کا کوئی وجود نہیں ہوتا. لیکن یہاں تو آپ دیکھیں کہ سب مل جل کے کھا رہے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کا، کوئی نون لیگ کا، کوئی جے یو آئی ایف. اور سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی کے فورم پہ لیجسلیشن ہوتی ہے، الیکشنز کی بات نہیں ہوتی. الیکشنز جو ہیں وہ عوامی رائے سے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ چیز آپ دیکھیں کہ آپ جب عوام میں جانے کی بات کرتے ہیں تو جتنے اب بائی الیکشنز ہوئے ان 6 ماہ میں، ان میں عوام نے ہم پی ٹی آئی کو ووٹ کی طاقت سے، حالانکہ
सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपके नाज़रीन को आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि अवाम को ये जरूर पता था कि पीटीआई ने ये सीट जीतकर असेंबली में नहीं जाना, उसके बावजूद भी अवाम ने पीटीआई का इजहार किया। बिल्कुल ठीक है। क्यों किया? क्या अवाम नहीं जानती थी? अवाम को ये नहीं पता था कि इमरान खान 8 हल्कों से अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो अपनी ऑलरेडी सीट छोड़े हुई है, तो 8 पे अगर जीत भी गए तो उन्होंने असेंबली में तो फिर भी नहीं आना। बिल्कुल ठीक है। तो आप समझते हैं कि बतौर एहतिजाज उन्होंने इस रास्ते को इख्तियार किया, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा असरार भाई, वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम रह गया है, मैं चाहूँगा जो स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान हैं वो इस सारी गुफ्तगू के ऊपर जो है वो अपनी राय दे सकें। ज़फ़र साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ा माकूल उन्होंने तज्ज़िया किया है और अपने जायज़ मुतालबात का यहाँ निशानदही उन्होंने की है। इससे सियासी जमातें यकीनन इख्तिलाफ रखती हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो कुछ असम्बलियों के अंदर माजी करीब में होता आया है उसको देखते हुए, उसको बुनियाद बनाते हुए कैसे ये रास्ता इख्तियार किया जाए कि असम्बलियों में वापसी की जाए कि जहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग भी होती रही और न जाने कितने मामलात ऐसे होते रहे, जो कि ये इनका मौक़िफ़ है। और लोग भी जो देख रहे हैं, जो आज़ाद राय रखते हैं, गैर जानिबदार तज्ज़िया और तबसरा करते हैं, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें देखी। क्या इसका वाक़तन मसले का हल जो है, जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया है, ऐसे ही निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? ये फरमाएं। देखिए, मैं तो इसमें ये बात कहना चाहूँगा कि आप ये देखें कि कौमी असेंबली के हवाले से सिर्फ ये मामला है जी, सूबाई असेंबलियाँ भी मौजूद हैं, सेनेट भी मौजूद है, सब अपनी जगह पीटीआई के अरकान असेंबली भी उसमें जा रहे हैं और शरीक हो रहे हैं और सारे मामलात में हिस्सा ले रहे हैं। तो आखिर कौमी असेंबली को क्यों बेतौकीर किया जा रहा है? जब इनका दौर था तो तब भी सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और अब जो है वो इनके ना होने की वजह से वो जो एक फ्रेंडली अपोजिशन जो है वहां पर बना दी गई है, जिसका पूरा पूरा फायदा जो है वो हुक्मरान जो है वो उठा रहे हैं और उनको एक वॉक ओवर मिला हुआ है। और फिर देखिए कि ये बात दुरुस्त है, इसरार अब्बासी साहब ने जो बात की कि मैंडेट 5 साल का था और 5 साल इंतजार किया जाना चाहिए था, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई इस मुल्क के अंदर, यानी वो उसका पूरा पूरा फायदा पीटीआई को मिला। यानी जो यानी यूँ समझ लें कि 3.5 साल के ऊपर जो है उस वक्त पीटीआई की रेटिंग 0 पे आ गई थी, और जब से इख्तिदार जो है वो जिस तरह से खत्म किया गया तो मजलूमियत की वजह से, कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं, मजलूमियत की बुनियाद के ऊपर, हाँ, वो वोट जो है वो इनको मिल गया, लोगों की राय आमा जो है आवाम की वो इनके साथ हो गई और वो आज तक है। और यानी ये जो सारी सूरत हाल है ना हमारे मुल्क की, हमारी जो सियासी जमातें हैं ना, ये सॉरी टू से ये खुद ही जो है वो सियासी जो फोरम्स हैं, जो असेंबलियां हैं, और जो इनको जो तौकीर देनी चाहिए, इनको जो इज्जत देनी चाहिए, यहाँ जो मामला जिस तरह से सेटल होने चाहिए, जो बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। देखिए सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। अच्छा ज़फ़र भाई, वक्त खत्म हो गया है, हमारे मौजूद मेहमान जो है हाजी गुलबर्दक साहब ये मुस्कुरा रहे हैं, यकीनन कोई बात कहना चाहते हैं, मैं इनको ज़रूर मौका दे देता हूँ, आखिरी मिनट मेरे पास है, वरना ये कहेंगे कि फिर हमें मौका जो है वो ना ऐवानों में दिया जा रहा, ना यहाँ दिया जा रहा। फरमाइए। मुझे इस बात पे जी जी एक चीज़ ज़हन में आ गया कि भाई यहाँ पर कोई भी सियासी लीडर चोर नहीं है, लेकिन जब हमारे घर आ जाता है तो चोरी हो जाता है, कोई चीज गायब हो जाता है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये लोग चोर हैं, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जब आ जाता है तो मोबाइल चोरी हो जाता है या कोई कप चोरी हो जाता है, कुछ न कुछ चीज गायब हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई कोई भी सियासी लीडर उसके ऊपर मैं चोरी का इल्जाम नहीं लगाता हूँ, ना वो चोर है ना करप्ट है, कुछ भी नहीं, लेकिन बदकिस्मती हमारी है जब वो आ जाता है तो अलादीन की चिराग उनके साथ है, पता नहीं क्या कोई ना कोई चीज़ हमारे घर में गायब हो जाती है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है आपकी जनाब गुलबर्दक साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़फ़र खान साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, असरार अब्बासी साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने सुबह के वक्त हमें प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे। और मौजूद ऐसा है जिसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जा सकती है, बल्कि ये वाहिद मौजू है शायद जिसके ऊपर इसका कोई इख्तिताम नहीं है, इसके ऊपर जो है वो साल साल गुफ्तगू हो सकती है। तो बहरहाल ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर एक वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।